अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप सबको? ओके ग्रेट, वेलकम बैक। कल हम लोगों ने स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करना स्टार्ट किया था एंड while talking regarding the skills of management we discussed a very basic skill of leadership। अच्छा, कुछ स्किल्स ऐसे हैं जिन पे हम आगे डिटेल्ड चैप्टर्स डिस्कस करेंगे and there are some skills which we'll be talking in detail right now. For example, yesterday we talked about time management skills, we discussed innovation and creativity skills। आप लोगों ने AFC में एक सब्जेक्ट पढ़ा था बिजनेस कम्युनिकेशन का। ओह आई एम सॉरी, समवन रिक्वेस्टेड के टेक्स्ट की क्लास खत्म होती है तो 5 मिनट वेट कर लिया करें। yesterday someone requested that, so let's wait for 2-3 more minutes। अगर किसी ने टेक्स्ट की क्लास से आना है तो दे मे ज्वाइन, सो विल वेट फॉर like 2-3 more minutes, ठीक है। इन द मीन टाइम अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ लें। कल की डिस्कशन से कोई सवाल आपका, एनी क्वेश्चन यू हैव फ्रॉम यस्टरडेज डिस्कशन यू मे आस्क। कल हमने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को डिस्कस किया था मेनली, और हमने कल डिस्कस किया था इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी स्किल्स को। जी प्लीज जाइबा, पुट फॉरवर्ड योर क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव? हाँ, स्लिपेज। स्लिपेज का कॉन्सेप्ट ये होता है दैट व्हेन इट टेक्स मोर टाइम फॉर अ टास्क टू बी कंप्लीटेड एज एक्सपेक्टेड, इसे हम स्लिपेज कहते हैं। ये स्लिपेज का मतलब होता है जब आप कोई टाइम एक्स्ट्रा लगाएं किसी काम पे या टाइम ज़ाया हो रहा हो किसी काम पे, तो इसे स्लिपेज कहते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि अच्छी टाइम मैनेजमेंट में आपको अपने प्लान्स की मॉनिटरिंग करनी होती है एंड यू हैव टू टेक रिमीडियल। रिमीडियल का मतलब होता है करेक्टिव एक्शन व्हेनेवर स्लिपेज इज आइडेंटिफाइड। जब आप स्लिपेज को आइडेंटिफाई करें तो आपको इंस्टेंट रेमेडी, रेमेडी का मतलब होता है सोल्यूशन, रेमेडी कहते हैं इलाज को, सोल्यूशन को। रेमीडियल का मतलब होता है उसका सोल्यूशन, करेक्टिव एक्शन, ठीक है। Yes, I have switched it on purpose। अगर आपके एंड पे स्पीड का इशू नहीं है, so some students requested me कि ऑडियो विजुअल जो इंटरेक्शन है इट इज़ बेटर, so I thought कि चलें आज टेस्ट रन करके देखते हैं कैमरा ऑन करके। अगर आपके एंड पे स्पीड का इशू नहीं है तो फिर वी कैन कीप इट स्विच्ड ऑन, अदरवाइज आई कैन स्विच इट ऑफ, ठीक। ओके ओके जी, 5 minutes आर अप, लेट्स स्टार्ट। सो हमने आप लोगों ने AFC में कम्युनिकेशन स्किल्स को डिस्कस किया था। कम्युनिकेशन बेसिकली इज अ प्रोसेस in which you transfer information। communication के थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग अंडरस्टैंडिंग। पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का? हम व्हाई डू वी कम्युनिकेट? वी कम्युनिकेट टू सपोर्ट मैनेजमेंट, वी कम्युनिकेट टू कोऑर्डिनेट प्लान्स, वी कम्युनिकेट टू कोऑर्डिनेट गोल्स एंड स्ट्रक्चर्स, वी कम्युनिकेट टू जनरेट आइडियाज, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं जो हमने कल इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी के एक स्किल में भी देखा था। वी कम्युनिकेट सो दैट वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन। हम कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए।
because we have to gather the information, and for that purpose we communicate. We communicate because we have to manage interpersonal relationships. इसके लिए हम communicate करते हैं. So communication का जो process है, that is quite a comprehensive process. Communication organizations में मुख्तलिफ directions में होती है, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है. Vertical communication होती है, horizontal communication होती है, diagonal communication होती है. There are different ways of communication. Vertical communication formal होती है, informal होती है, top down या bottom up. वर्टिकल कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल है या इनफॉर्मल है? इट्स फॉर्मल कम्युनिकेशन, यस. और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कौन सी होती है? विच कम्युनिकेशन इज इनफॉर्मल? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल होती है. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन मेनली इनफॉर्मल होती है, ठीक है, यस. डायगोनल इज सेमी फॉर्मल. डायगोनल कम्युनिकेशन जो है वो सेमी फॉर्मल होती है. डायगोनल कम्युनिकेशन इज बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की. इसे कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन between different departments. Diagonal communication जो होती है that is between different departments. And across different levels. Across different levels. Different levels के क्रॉस होती है, ठीक है. खैर कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट स्किल. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत प्रोमिनेंट स्किल नहीं है. विजुअल नहीं आ रहा? सबके एंड पे इशू है. ओके, लेट मी स्विच ऑफ द कैमरा. ओके, चले. अब स्क्रीन सबके पास गायब हो गई होगी, ठीक है. स्क्रीन इज वैनिश्ड नाउ फॉर एवरीबॉडी. नाउ आई एम गोइंग टू स्विच इट ऑन अगेन. अब मैं इसको दोबारा स्विच ऑन करूंगा तो आई होप कि अब ये सबको क्लियर हो जाएगी. मैंने कैमरा बंद कर दिया है, इससे नेट की स्पीड में फ़र्क आ जाता है, कम्युनिकेशन की स्पीड में फ़र्क आ जाता है. सो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, आगे स्क्रीन अब सबके सामने, एवरीबॉडी कैन सी इट. Everybody can see the cursor moving on the screen. Okay, great. Okay, great. Information gathering, a very important skill. Information gathering. Information gathering जो है ये organization में की जाती है primarily to make critical decisions. Information is gathered in organizations to make decisions. इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है. डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिनकी स्क्रीन नहीं आ रही वो फिर अपना कनेक्शन चेक करें या रीजॉइन कर लें, क्योंकि इस वक्त मेरे एंड से अपना इशू नहीं है. स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी. तो जिन के एंड पे स्क्रीन नहीं आ रही दे कैन जस्ट रीस्टार्ट या रीजॉइन द मीटिंग को एक दफ़ा क्विट करके रीजॉइन करें, इंशाल्लाह इशू रिजॉल्व हो जाएगा. अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग जो होती है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इंफॉर्मेशन, ठीक है. इंफॉर्मेशन पे आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो डिपेंड करती है. अच्छा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग की मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं. देयर आर डिफरेंट टूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग. इंफॉर्मेशन गैदरिंग के मुख्तलिफ टूल्स हैं. हम 4 टूल्स को डिस्कस करेंगे. हर टूल जो है उसका एक पर्पस है, हर टूल जो है उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं. तो हम 4 इंपॉर्टेंट टूल्स डिस्कस करेंगे. पहला टूल है लिसनिंग, दूसरा टूल है ऑब्जर्वेशन, तीसरा टूल है इंटरव्यूज और चौथा टूल है क्वेश्चनियर्स. सो वी हैव 4 डिफरेंट टूल्स. हमारे पास 4 मुख्तलिफ टूल्स हैं. हमारे पास 4 टूल्स हैं जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. लिसनिंग का पर्पस क्या होता है? लिसनिंग से आप फीडबैक लेते हैं लोगों से, कस्टमर से. फॉर एग्जांपल, लिसनिंग से आप इश्यूज को इन्वेस्टिगेट करने के काबिल हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, आपका कस्टमर डिससेटिस्फाइड है तो यू आर जस्ट लिसनिंग टू व्हाट कस्टमर कंप्लेंट्स आर. लिसनिंग से आप फोस्टर करते हैं पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप को. फोस्टर का मतलब होता है बिल्ड करना, फोस्टरिंग का मतलब होता है बिल्डिंग. तो बिल्डिंग पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप, दिस इज ऑल्सो व्हाट वी कॉल एज
a benefit of listening. Remember, listening जो है that is a very interesting phenomena of management. Listening जो है ये मैनेजमेंट का एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है. लिसनिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने ईयर्स एक्टिव रखते हैं अपने इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट के अंदर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको समझने के लिए आप अपने कान खुले रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, you want to get feedback of your customer, you will listen more. You want to understand what is the problem in your organization, आपके फ्लोर पे एम्प्लॉइज के क्या मसले हैं, आप सुनेंगे. तो लिसनिंग जो है, अच्छा, इन चार टूल्स के अंदर वी हैव 4 टूल्स, हमारे पास चार टूल्स हैं. इन चार टूल्स के अंदर दो टूल्स जो हैं वो इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स हैं. लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन ये इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स हैं. ठीक है.
लिसनिंग का मतलब कि आप अपने ईयर्स एक्टिव रखते हैं अपने इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट के अंदर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको समझने के लिए आप अपने कान खुले रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you want to get feedback of your customer, you will listen more. You want to understand what is the problem in your organization, आपके फ्लोर पे एम्प्लॉइज के क्या मसले हैं, आप सुनेंगे। तो लिसनिंग जो है, अच्छा इन चार टूल्स के अंदर वी हैव 4 टूल्स, हमारे पास 4 टूल्स हैं। इन 4 टूल्स के अंदर 2 टूल्स जो हैं वो इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स हैं। लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन ये इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चनेयर्स एंड इंटरव्यूज ये फॉर्मल इंफॉर्मेशन गैदरिंग के टूल्स हैं। इनफॉर्मल और फॉर्मल इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या फर्क होता है? जब आपके ऑडियंस को ना पता हो कि आप अभी इस पे आता हूं मैं, अभी इस पे आता हूं। जब आपके ऑडियंस को ना पता हो कि आप इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। और जब आपके ऑडियंस को पता हो कि आपकी उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है एंड दे नो द पर्पस, ये फॉर्मल है। लेकिन व्हेन यू लिसन टू पीपल, पीपल ट्रस्ट यू मोर। आप जब लोगों की बातें सुनते हैं, जब आप लोगों की तरफ अपने कान लगाते हैं, तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपके रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म डेवलप होते हैं। लिसनिंग इज ऑलवेज अ गुड टूल टू डेवलप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद पीपल, रिमेंबर दैट। जितना ज्यादा आप किसी की बात सुनेंगे, उतना आपके पॉजिटिव वर्क रिलेशनशिप या पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होंगे। तो लिसनिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। दूसरा इंपॉर्टेंट टूल है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर प्रोसेस को समझना। ऑब्जर्वेशन जो है इसका पर्पस क्या होता है? प्रोसेस को समझना। वी ऑब्जर्व बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड अ प्रोसेस। हम सुनते हैं क्योंकि हमने प्रोसेसेस को समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक प्रोसेस है, एक रेस्टोरेंट का मैनेजर है, एक सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं कि अ मैनेजर ऑफ अ रेस्टोरेंट is concerned about the increased waiting time of the customers, कि कस्टमर्स रेस्टोरेंट में आते हैं और उनको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। A restaurant manager is concerned about increased waiting time of the customers in the restaurant to be seated। ठीक है, कस्टमर्स जो हैं उनको, जी अभी मैं ऑब्जर्वेशन पे ही आ रहा हूँ, मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है एक सिर्फ विजुअली किसी प्रोसेस को होते हुए देखना। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना। लफ्जी मतलब होता है ऑब्जर्वेशन का मॉनिटरिंग। तो ऑब्जर्वेशन इज बेसिकली विजुअल मॉनिटरिंग ऑफ समथिंग, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। विजुअल मॉनिटरिंग ऑफ समथिंग, इट इज नोन एज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ऑब्जर्वेशन की कि प्रोसेसेस को हम कैसे मॉनिटर करते हैं। उसमें एक सिचुएशन है, एक रेस्टोरेंट मैनेजर है हु इज कंसर्न्ड अबाउट इंक्रीज्ड वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर्स इन द रेस्टोरेंट टू बी सीटेड। सो ही ऑब्जर्व्स द होल प्रोसेस ऑफ कस्टमर डाइन इन एक्सपीरियंस। तो एक कस्टमर डाइन इन एक्सपीरियंस के पूरे प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है। वेल आई रिकमेंड कि आप नई बुक को फॉलो कर लें, क्योंकि टेक्स्ट थोड़ा बहुत अपडेटेड है, सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, तो आई रिकमेंड कि आप बेशक चाहे हार्ड कॉपी वो भी रख लें किताब की, लेकिन सॉफ्ट कॉपी से फिर जो टॉपिक्स के सीक्वेंस हैं उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लें, और सेकेंडली जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपडेट कर लें नए टेक्स्ट के हिसाब से। दैट्स इट। ठीक है, एनीवे, तो वो जो रेस्टोरेंट मैनेजर है वो ऑब्जर्व करता है पूरे प्रोसेस को, कस्टमर डाइनिंग एक्सपीरियंस को, एंड ही कंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोसेस। वो एक प्रोसेस कंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल, पहला स्टेप क्या है? कस्टमर वॉक्स इनटू द रेस्टोरेंट,
कस्टमर रेस्टोरेंट में आता है, कस्टमर इज ग्रीटेड बाय द सुपरवाइजर and led to the table to be seated. Customer selects the menu item and places order. Order is cooked and served. Customer consumes the food, pays the bill, leaves the restaurant. ऐसा ही होता है जी। एक सिंपल रेस्टोरेंट का डाइनिंग एक्सपीरियंस इन्हीं प्रोसेस पे मुश्तमिल होता है ना। आप लोग भी माशाल्लाह जाते होंगे बाहर खाने खाने। दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अच्छा, रेस्टोरेंट मैनेजर ने ऑब्जर्व किया कि कस्टमर वॉक इन करता है, कस्टमर को सुपरवाइजर बहुत टाइमली ग्रीट करके टेबल पे ले आता है, कस्टमर मेन्यू से आइटम्स देख के ऑर्डर प्लेस करता है, बट दिस इज वेयर द टाइम इज टेकन मोर। तो ये वाला जो इशू है, ये वाला जो लेवल है, दिस लेवल इज क्रिटिकल। तो इस प्रॉब्लम को फिर रिजॉल्व करने के लिए, फॉर एग्जांपल, रेस्टोरेंट मैनेजर डिसाइड्स टू हायर एडिशनल स्टाफ इन किचन टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये उसने प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व की? उसने ऑब्जर्वेशन से रिजॉल्व की। सो ही ऑब्जर्व द प्रोसेस, उसने एक प्रोसेस को ऑब्जर्व किया, इंटरेक्शन देखी प्रोसेस की, उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर किया, एंड ही ऑल्सो आइडेंटिफाइड द बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ प्रोसेस। बेनिफिट्स क्या है प्रोसेस के? कितनी स्पीडीली एक प्रोसेस हो रहा है, कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, और डिसएडवांटेजेस क्या है एक प्रोसेस के, कितना एक प्रोसेस स्लो है या कितनी कम वैल्यू ऐड कर रहा है। सो दैट इज हाउ द रेस्टोरेंट मैनेजर यूज्ड ऑब्जर्वेशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम। तीसरी टेक्निक है इंटरव्यूज। इंटरव्यूज नॉर्मली किए जाते हैं जॉब कैंडिडेट्स के, स्टाफ के, सप्लायर्स के, कस्टमर्स के, फीडबैक लेने के लिए भी किए जाते हैं, वैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भी किए जाते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन। की स्टेप्स इन्वॉल्व, जैसे मैंने कल भी कहा था कि क्वेश्चन ढूंढने हैं आपने, आंसर्स मौजूद हैं। तो की स्टेप्स इन्वॉल्व इन इफेक्टिव इंटरव्यू। इफेक्टिव इंटरव्यू के अंदर की स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? हाँ, आई फॉरगॉट, आई एम सॉरी, आई टोटली फॉरगॉट। मैं आज इंशाल्लाह करूंगा, आई विल डू दैट टुडे। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट। उसमें थोड़ी सी डिटेल दी गई है मैनेजमेंट के, जो 5 फंक्शंस हमने पढ़े थे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो एक इफेक्टिव इंटरव्यू जो होता है उसके की स्टेप्स क्या होते हैं? वेरी सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत कंफर्टेबली पिक करता है पेपर के हवाले से। इस तरह के सवाल एग्जामिनर बहुत इजीली पिक करता है, क्योंकि इस तरह के सवाल बड़े क्रिस्प होते हैं, बड़े क्लियर होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और बड़ा क्विकली मार्क्स आपको स्कोर करने में हेल्प कर सकते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चन विच आर वेरी हेल्पफुल इन स्कोरिंग। तो एक सिंपल सा 5 स्टेप प्रोसेस है इंटरव्यूज को सक्सेसफुली कंडक्ट करने का। अ वेरी सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप क्या है? प्लान द एजेंडा। एजेंडा कहते हैं ओवरऑल स्कोप। ओवरऑल स्कोप क्या है आपका? इंटरव्यू का ओवरऑल स्कोप क्या है? देन यू हैव टू प्रिपेयर एंड आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स। आपके टारगेट्स क्या हैं? व्हाट इंफॉर्मेशन यू विल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इंटरव्यू, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इंटरव्यू से आप क्या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये आपके ऑब्जेक्टिव हैं। देन यू ओपन द इंटरव्यू। फिर आप इंटरव्यू को ओपन करते हैं। ओपन कैसे करते हैं? क्लैरिफाई करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को और एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करते हैं। ये फर्स्ट इंप्रेशन बेसिकली आपका ये होता है कि यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द पर्सन, आप उसे रेस्पेक्ट दे रहे हैं। आप ये इंश्योर करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन वो देगा, यू विल कीप दैट इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल, उसे आप लीक नहीं करेंगे। तो ये आप एक इंप्रेशन देते हैं। एंड देन यू कंडक्ट द इंटरव्यू। फिर इसमें आप लिसनिंग के थ्रू और अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस के थ्रू एक बैलेंस क्रिएट करते हुए आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। यू पुट अ क्वेश्चन, देन यू लिसन टू द आंसर, एंड देन यू क्लोज द इंटरव्यू। आप उसे क्लोज करते हैं, एक्शन पॉइंट्स को समराइज करते हैं, मींस जो आपने पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं उनको समराइज करेंगे, प्लस एक वोट ऑफ थैंक्स होगा, उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि उसने आपकी बातें सुनी, आपके सवालों के जवाब दिए। दैट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस। तो इसे कहते हैं की स्टेप्स इन्वॉल्व इन इफेक्टिव इंटरव्यू। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ की स्टेप्स इन्वॉल्व इन इफेक्टिव इंटरव्यू।
इस तरह का सवाल पेपर में बड़ा क्लियरली आ सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जामिनर कि व्हाट आर द की स्टेप्स इन्वॉल्व इन एन इफेक्टिव इंटरव्यू। तो फिर आपको ये पांचों स्टेप्स एक्सप्लेन करने होंगे। जो चौथी टेक्निक है इंफॉर्मेशन गैदरिंग की, दैट इज नोन एज क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर कहते हैं सवालनामे को, जिसमें आप सर्वेस कंडक्ट करते हैं। आप लोगों ने पिछले किसी कोर्स में एएफसी लेवल में या किसी भी इंस्टीट्यूट से जिससे भी आप लोगों ने पढ़ा है, आपने टीचर फीडबैक फॉर्म्स फिल किए होंगे, कभी किए हैं ना? whenever you have studied something on campus, तो आपने फीडबैक दिए होंगे टीचर्स को। now that feedback is a questionnaire, वो क्वेश्चनेयर होता है। उसे हम एटीट्यूड सर्वे कहते हैं या क्वेश्चनेयर कहते हैं, जिसमें आप डिफरेंट स्केल्स के ऊपर 1 to 5 की या 1 to 7 की स्केल के ऊपर आप एक टीचर के ओवरऑल क्वालिटीज को रिस्पॉन्ड करते हैं। टाइम पे आता था, अच्छा पढ़ाया उसने, जो भी है। क्वेश्चनेयर के एडवांटेजेस क्या होते हैं? क्वेश्चनेयर्स आर रीयूजेबल, इंटरव्यूज आर नॉट रीयूजेबल। देखिए इंटरव्यू जो है ये 1-on-1 होता है ना, तो आपको जितनी दफा इंटरव्यू करना है आपको नए सिरे से करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चनेयर जो है ये रीयूजेबल हैं। आपने एक दफा बना लिया क्वेश्चनेयर, अ क्वेश्चनेयर इज डेवलप्ड वंस, अ क्वेश्चनेयर इज डेवलप्ड वंस, एक दफा आपने बना लिया, एंड देन इट कैन बी रीयूज्ड एट मल्टीपल टाइम। इसको आप मल्टीपल टाइम पे रीयूज कर सकते हैं, दैट कैन बी रीयूज्ड एट मल्टीपल टाइम। फिर क्वेश्चनेयर जो है ये चूंकि लिखे हुए होते हैं तो इनमें बायस नहीं होता आपका। इसके अंदर वो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बायस होता है वो नहीं होता। जब आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो आपका बॉडी जेस्चर, आपका क्वेश्चन पूछने का अंदाज, आपकी वॉइस टोन, पढ़ा है ना सारा, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ी है ना सारी। तो बायस जो होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन में, रिटन कम्युनिकेशन में नहीं होता। जब आप इन राइटिंग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसमें बायस नहीं होता। बट व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग ओरली, जब आप ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें बायस आ जाता है। और इंटरव्यूज का, क्वेश्चनियर्स का एक फायदा ये भी होता है कि क्वेश्चनियर्स के डेटा को आप स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकते हैं। आप इसका मीन, मीडियन, मॉड निकाल सकते हैं वैल्यूज का, क्योंकि जब आप क्वेश्चनियर फिल करते हैं तो क्वेश्चनियर्स जो हैं दे आर filled on numerical scales. Questionnaires are filled on numerical scales. Yes, reusable से मुराद ये है कि बिल्कुल कि एक वक्त में मल्टीपल लोगों से आप एक ही वक्त में डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और उसकी कॉपी करवा सकते हैं। इंटरव्यू तो आपको हर दफा नए सिरे से नया कंडक्ट करना पड़ेगा ना, इंटरव्यू की तो फोटोकॉपी नहीं ना हो सकती। लेकिन क्वेश्चनर आपने एक दफा बना लिया तो आप उसे रीयूज कर सकते हैं। यस yes for the other teachers exactly। तो क्वेश्चनर्स आप चूंकि न्यूमेरिकल स्केल पे फिल करते हैं ना, नॉर्मली क्वेश्चंस पूछने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक क्वेश्चन पूछना है, एक लेट्स से यू हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट। जी, दोनों केसेस में ओरल रिटन इंटरव्यू भी आप फिजिकली कर रहे हैं ना, 1-to-1 कर रहे हैं, तो इंटरव्यू का मतलब है कि आपने फिजिकली इंटरेक्ट करना है। अब आप अपने फिजिकल इंटरेक्शन की कॉपी तो नहीं ना क्रिएट कर सकते कि आप एक वक्त में किसी से फिजिकली इंटरेक्ट कर लें और फिर वो कॉपी जो है वो बाकियों के साथ भी आप उसे रेप्लिकेट कर दें, ये तो मुमकिन नहीं है ना। हाँ, लेकिन क्वेश्चनियर के अंदर ये मुमकिन है कि आपने एक क्वेश्चनियर बना लिया, लेकिन वो फिर आप उसे बार बार रीयूज कर सकते हैं। ओके, आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, यू हैव लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट एंड यू आर इंटरेस्टेड in knowing how customer feels about the product। let's say ये आपका एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग का गोल है। ये इंफॉर्मेशन गैदर करनी है आपने कि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है और अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि कस्टमर उस प्रोडक्ट के मुतालिक क्या महसूस करता है। इस क्वेश्चन को पुट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, यू विल पुट अ क्वेश्चन, you liked our product, yes, no। इसे कहते हैं बाइपोलर क्वेश्चन। इट इज नोन एज अ बाइपोलर क्वेश्चन। ये जो है इसे कहते हैं बाइपोलर क्वेश्चन। इट इज अ बाइपोलर क्वेश्चन। yes no which is not a good technique to ask a question। ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसे बाइपोलर क्वेश्चन कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है, एक्सप्रेस योर एक्सपीरियंस
अबाउट आवर प्रोडक्ट बिलो। आप उसे कहते हैं कि अपने हमारे प्रोडक्ट के मुतालिक अपना एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करें। नीचे आप उसे इस तरह 2-3 लाइनें दे देते हैं, यू गिव हिम अ कपल ऑफ लाइन्स, ठीक है। और आप उसे कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के मुतालिक अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करे। ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, इट इज नोन एज ओपन एंडेड क्वेश्चन, इसे कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, और इसे कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन, इस तरह के सवाल भी नहीं पूछने चाहिए, ये भी गलत टेक्निक है क्वेश्चनिंग की। इट इज ऑल्सो अ पुअर टेक्निक ऑफ क्वेश्चनिंग। The ideal way to put a question is on a scale of 1 to 7 below, rate our product। 1 से 7 की स्केल के ऊपर हमारे प्रोडक्ट को रेट करें। 1 वेरी पुअर, 2 पुअर, 3 स्लाइटली पुअर, 4 एवरेज, 5 slightly good, 6 very good, 7 very good। इसे कहते हैं स्केल्ड क्वेश्चन। दिस इज एन आइडियल अप्रोच टू पुट अ क्वेश्चन। ये सवाल पूछने की आइडियल अप्रोच होती है, इसे हम स्केल्ड क्वेश्चन कहते हैं। जब भी आप क्वेश्चन है, आपने देखा होगा ना, जब आप फीडबैक देते हैं टीचर्स का, तो इस तरह की स्केल होती है ना, 1 to 5 या 1 to 4 या 1 to 7 की स्केल दी गई होती है ना आपको। जब भी आपने क्वेश्चनर फिल किए हैं, फीडबैक फॉर्म फिल किया है टीचर्स के लिए या किसी के भी लिए, तो आपको इस तरह की स्केल दी जाती है। टीचर क्लास में टाइम पे आता था, यस, एग्रीड, नॉट एग्रीड, पार्शली एग्रीड, इसी। तो क्वेश्चंस पूछने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। क्वेश्चनर्स के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है क्वेश्चनर्स का, वो उसका लो रिस्पॉन्स रेट होता है। एक तो लोग क्वेश्चनर फिल करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, पीपल डू नॉट फिल क्वेश्चनर वेरी विलिंगली, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्सेज मिलते हैं आपको, पीपल आर नॉट विलिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन। एंड सेकेंडली, मैनेजर्स जो हैं, दे शुड अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, एंड दे मस्ट रिस्पेक्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉज। लीडिंग क्वेश्चन कौन सा है? जो भी क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है वो लीडिंग क्वेश्चन है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। दिस इज अ लीडिंग क्वेश्चन, ये लीडिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये लीडिंग क्वेश्चन है, और ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसे कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, क्वेश्चन ये वाला होना चाहिए स्केल के ऊपर। खैर, क्वेश्चनर्स के अब अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। 2 नंबर का सवाल आ जाए, ब्रीफली एक्सप्लेन 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ क्वेश्चनर्स। इस तरह का सवाल अगर आ जाए पेपर में, जस्ट इमेजिन, तो आप बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। 2 नंबर का सवाल पेपर में इस तरह का आ सकता है, ठीक है जी। सो दैट इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन। तो ये 4 हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स हैं। लिसनिंग के पर्पसेस क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशन के पर्पसेस क्या होते हैं, इंटरव्यूज के पर्पसेस क्या होते हैं और इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, क्वेश्चनेयर का पर्पस क्या होता है और क्वेश्चनेयर के ड्रॉबैक्स और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक ये वाला क्वेश्चन अनटेस्टेड है, चांसेस आर देयर कि एग्जामिनर इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पुट करे। अगला टूल है निगोशिएशन। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, इससे हमें पूरा चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके। निगोशिएशन बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैनेजर्स आर्गुमेंट करते हैं दूसरों के साथ, सो दैट दे कैन गेन बाय इन। बाय इन का मतलब होता है टू कन्विंस समवन, किसी को अपनी बात पे कन्विंस करना। बाय इन कहते हैं टू कन्विंस समवन ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू, इसे कहते हैं बाय इन। अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी को कन्विंस करना बाय इन कहलाता है। तो निगोशिएशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर्स बाय इन करते हैं, मैनेजर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी को कन्विंस करते हैं, सो दैट दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू एक्वायर द एग्रीमेंट ऑफ अदर्स। वो एक बेहतर पोजीशन में है दूसरों के साथ एग्रीमेंट को एक्वायर करने में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्किल है, इसको हम बहुत तफसीली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे चल के। विल टॉक अबाउट इट आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल में 10th चैप्टर में आएगा। आखिरी स्किल है एंड दैट इज कोचिंग एंड मेंटोरिंग। जी आफ्ताब, प्लीज पूछे क्वेश्चन, पुट योर क्वेश्चन।
सर ये मेरा क्वेश्चन ये था कि कस्टमर क्यों इंटरेस्टेड नहीं होता फॉर्म को फिल करने के लिए, चाहे वो थर्ड वन ही क्यों ना हो। देखिए, टाइम इज द करेंसी, टाइम करेंसी है। कस्टमर जो है ना, वो कहता है कि मैं अगर फीडबैक दूंगा भी तो इस पे अमल दरामद नहीं होगा, सो ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड टू डेडिकेट सम टाइम, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, बिकॉज ही बिलीव कि उसका फीडबैक जो है वो रद्दी की टोकरी में जाएगा और उस पर अमल दरामद नहीं होगा। और लोग इतना बॉदर भी नहीं करते। लोग, अब आप देखें ना, आप अपना एक्सपीरियंस देखें। आप ये लार्ज स्केल रिटेलिंग रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट है ना आपको, जब आप शॉपिंग पे जाते हैं अपने अपने एरियाज में, अपने अपने अपनी अपनी सिटीज़ में, कारेफोर है या हाइपर स्टार था पहले, या मेट्रो कैश एंड कैरी है। आप जो हाइपर स्टार या मेट्रो कैश एंड कैरी या कारेफोर पे जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के एम्बेसडर्स खड़े होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं आपसे इन्फॉर्मेशन लेना या क्वेश्चनर के ऊपर, या आपसे वर्बली क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं। तो आप कितना टाइम वहाँ रुकते हैं उनके पास? नहीं रुकते ना। आपकी कोशिश होती है और अपनी मर्जी की चीज़ डालूं ट्रॉली में और आगे निकलूं। यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम बिकॉज यू बिलीव कि वो जो इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगे वो आप उसको देने में या इंटरेस्टेड नहीं है, या आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो उस तरह से वो इदारा शायद यूज़ ना करे, तो वाई वेस्ट टाइम, क्यों टाइम ज़ाया करें। तो कस्टमर जो होते हैं, इसके लिए फिर ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, कस्टमर्स को ये रियलाइज करवाती हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन को हम वैल्यू करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को हम वैल्यू करते हैं। आप इनफैक्ट ये देखें, केएफसी की एग्जांपल लें। केएफसी कितने लोग खाते हैं? सारे खाते हैं, सारे लोग केएफसी खाते हैं ना। चलें, अब जब आप कभी केएफसी के आउटलेट पे जाएं केएफसी खाने, तो एक चीज़ ज़रा चेक कीजिएगा, ये शायद आप में से किसी ने पहले चेक की हो, कि आप जब बिल लेते हैं तो उस बिल के नीचे लिखा होता है कि ये जो आपने खाना खाया है, इस खाने के बारे में हमारी वेबसाइट पे जाके एक फीडबैक दें, और वो फीडबैक देने के बाद वो एक नंबर जनरेट करता है जिसे आप अगर बिल पे नोट कर लें तो अगले परचेज पे 15% डिस्काउंट ऑफर करता है केएफसी आपको। किसी को पता है इस चीज़ का? एनीवन नोज अबाउट दिस ऑफर बाय केएफसी? चलें, आइंदा कीजिएगा, आइंदा कीजिएगा, जब आपको केएफसी से बिल मिलता है ना, व्हेन यू गेट द बिल फ्रॉम केएफसी, तो उस बिल के एंड पे एक नोट लिखा होता है, उस नोट को पढ़िएगा। उस पर लिखा होता है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, बिल नंबर डालें, बिल नंबर डालेंगे तो वो एक फीडबैक फॉर्म दे देगा आपको। उस फीडबैक फॉर्म को फिल करें, और फिल करके वो एक नंबर, एक कोड जनरेट करेगा। वो कोड आप अपने बिल पे नोट कर लें या कहीं भी नोट कर लें, बल्कि बिल पे ही नोट करें क्योंकि वो बिल दिखाना होगा फिर आपको, तो उस कोड को बिल पे नोट कर लें। और फिर विद इन 2 वीक्स या 3 वीक्स कोई टाइम लाइन देते हैं कि विद इन 2-3 वीक्स आप दोबारा केएफसी जाएं तो वो बिल और कोड दिखा के वो आपको डिस्काउंट मिलता है। मैकडॉनल्ड्स भी देता है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन देता होगा। देखिए ना, ये कितना इनकरेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को फीडबैक देने के लिए, बिकॉज दे बिलीव कि कस्टमर की वैल्यू है, कस्टमर जो फीडबैक देगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। ओके, कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट स्किल ऑफ मैनेजमेंट, आखिरी स्किल है मैनेजमेंट का, दैट इज कोचिंग एंड मेंटोरिंग। कोच कौन होता है, मेंटोर कौन होता है, दोनों का रोल क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, दोनों कैसे इफेक्टिवली ऑपरेट करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 नंबर का क्वेश्चन आया था इन ऑटम 17। हाँ, जरूर जरूर ये ट्राई कीजिएगा, जब भी केएफसी जाएं ये जरूर कीजिएगा। ऑटम 17 में a question worth 6 marks was there from coaching and mentoring। कोचिंग एंड मेंटोरिंग में से 6 नंबर का सवाल आया था पेपर में। पहले तो इनका डिफरेंस समझते हैं, कोचिंग और मेंटोरिंग का की डिफरेंस क्या है। इसके लिए आपकी किताब में डिफरेंस बड़ा क्लियर नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक अ टेबल, और हम एक टेबल के अंदर ये डिफरेंस ड्रॉ कर लेते हैं, इससे थोड़ा आइडिया बेहतर हो जाएगा, क्लियर। सो वी कैन मेक अ टेबल, एक तरफ रखते हैं कोचिंग और एक तरफ रखते हैं मेंटोरिंग। 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। Okay, here is coaching and here is mentoring। पहला डिफरेंस जो है दैट इज कोचिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, mentoring is not a systematic process। कोचिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप किसी इंसान के स्किल को डेवलप करते हैं। कोचिंग का फोकस क्या होता है? कोचिंग इज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स of individuals so that they can perform their tasks
better. फोकस जो होता है कोचिंग का वो स्पेसिफिक स्किल बिल्डिंग होता है किसी, जैसे इस वक्त इस क्लास में जो हो रहा है ये कोचिंग की एग्जांपल है। इस वक्त जो इस क्लास में हो रहा है ये कोचिंग है। हाँ, ड्यूरिंग द क्लास अगर मैं आपकी थोड़ी सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें करूं, आपको थोड़ी सी दुनिया के अप्स एंड डाउन्स के बारे में बताऊं, आपकी थोड़ी सी ग्रूमिंग करूं, आपकी वैल्यूज को एनहांस करूं, तो मैं आपकी मेंटोरिंग भी करूंगा साथ साथ। लेकिन प्राइमरीली दिस क्लास इज मेंट टू कोच, ठीक है, कि आपके स्पेसिफिक स्किल को इंप्रूव किया जा रहा है और एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। गैप आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, सब्जेक्ट मैटर के कंटेंट क्लियर है, टाइमलाइन क्लियर है, डेवलपमेंट प्रोग्राम क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है। जबकि मेंटोरिंग जो होती है, मेंटोरिंग इज फोकस्ड ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप with individuals to provide them with career sponsorship, personality development, ठीक है, grooming and value building. मेंटोरिंग का जो फोकस होता है दैट इज टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल्स टू प्रोवाइड देम विद करियर स्पॉन्सरशिप। आप उनके नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स को बिल्ड करते हैं, आप उन्हें बताते हैं कि उन्होंने अपने करियर में आगे कैसे जाना है। यू बिल्ड देयर पर्सनैलिटी, यू ग्रूम देम, यू बिल्ड देयर वैल्यूज। इसी कोचिंग जो है इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। कोचिंग शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, मेंटोरिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मेंटोरिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। Coach has to be someone from the reporting line of the individual. कोच जो है इसका आपका रिपोर्टिंग लाइन में से होना जरूरी है। रिपोर्टिंग लाइन से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल योर सुपरवाइजर, योर बॉस, डिपार्टमेंटल हेड, इसी कोई भी कोच का आपकी रिपोर्टिंग लाइन में होना, क्योंकि कोच एक फॉर्मल प्रोसेस है, कोचिंग एक फॉर्मल प्रोसेस है, तो कोच को आप फॉर्मली हायर करते हैं और कोच जो है वो आपकी रिपोर्टिंग लाइन का पार्ट होता है। मींस आप उसको रिपोर्ट करते हैं, यू रिपोर्ट द कोच। आप उसको रिपोर्ट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने टारगेट्स के ऊपर। ऑन द अदर हैंड मेंटोर नीड नॉट टू बी समवन फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स reporting line. Mentor can be an old wise man, a teacher, parents, counselor, ठीक है, a trusted advisor, anyone. Mentor कोई भी हो सकता है। Mentor can be anyone, ठीक है। Mentor आपका टीचर हो सकता है, आपका काउंसलर हो सकता है, आपका ट्रस्टेड एडवाइजर हो सकता है। तो ये चार ब्रॉड डिफरेंसेस हैं कोचिंग और मेंटोरिंग के। कोचिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, मेंटोरिंग एक नॉन सिस्टमैटिक प्रोसेस है। कोचिंग इज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स ऑफ इंडिविजुअल्स सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर टास्क बेटर। मेंटोरिंग इज फोकस्ड ऑन building long-term relationship with individuals to provide them with career sponsorship, personality development। जी अभी बताता हूँ, सिस्टमैटिक को अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यानी इसकी स्टेजेस डिफाइंड होती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, अपनी किताब पे वापस आ जाएं, ये देखें आपकी किताब में यही डिफरेंसेस हैं, ये पैराग्राफ की शक्ल में एक्सप्लेन किए गए हैं। कोचिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रैक्टिस एम्ड एट इंप्रूविंग स्पेसिफिक स्किल और नॉलेज। ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है कोचिंग का, ये स्टेजेस हैं। एस्टैब्लिश लर्निंग टारगेट्स, plan and execute systematic learning and development program through a training course, identify opportunities for broadening training knowledge and experience। ट्रेनीज जो हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस को ब्रॉडन करना, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना और फीडबैक एक्सचेंज करना सो दैट आइडियाज फॉर फर्दर डेवलपमेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड। ये है कोचिंग। ये अगली हेडिंग है मेंटोरिंग, यहां से अगली हेडिंग स्टार्ट हो रही है। दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग, मेंटोरिंग, ठीक है। मेंटोरिंग इज इनफॉर्मल प्रोसेस। मेंटोरिंग जो है, कोचिंग इज फॉर्मल, कोचिंग जो है इज फॉर्मल, सिस्टमैटिक है तो फॉर्मल है। मेंटोरिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, दोनों हो सकती है।
मेंटोरिंग कैन बी फॉर्मल, कैन बी इनफॉर्मल। अगर आपका बॉस आपकी मेंटोरिंग कर रहा है तो ये फॉर्मल है, यानी अगर आपकी कोचिंग के दौरान आपकी मेंटोरिंग हो रही है तो ये फॉर्मल है। लेकिन अगर मेंटोरिंग जो है वो कोई भी आपका उस्ताद कर रहा है या आपका कोई फॉर एग्जांपल भाई या दोस्त कर रहा है, मेंटोर कोई भी हो सकता है ना, मेंटोर आपका दोस्त आपका मेंटोर हो सकता है। वैसे तो नॉर्मली दोस्त गलत राय दिखाते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। तो अच्छा दोस्त भी आपका मेंटोर है जो आपका लिसनिंग पोस्ट होता है। बेसिकली मेंटोर कहते हैं लिसनिंग पोस्ट को। मेंटोर इज अ लिसनिंग पोस्ट। लिसनिंग पोस्ट का मतलब होता है समवन हु लिसन्स टू यू, कोई बंदा जो आपको सुने। लिसनिंग पोस्ट कहते हैं समवन हु लिसन्स टू यू, जो आपको सुने, जो आपके इश्यूज को सुने, वो आपका लिसनिंग पोस्ट कहलाता है, उसे हम लिसनिंग पोस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट कोचिंग का और मेंटोरिंग का। यहां से देखें तो ये कोचिंग का सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ऑन द अदर हैंड, मेंटोरिंग इन्वॉल्व एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप with a trusted advisor, someone who you trust and who is normally not a part of your reporting line, जो आपकी रिपोर्टिंग लाइन का हिस्सा नहीं होता। ये सारी चीजें हमने इस टेबल में अभी लिखी हैं। यहाँ मैंने थोड़ा क्लैरिटी के साथ टेबल ड्रॉ कर दिया है आपके लिए। यहाँ पे चीजें वही है लेकिन थोड़ी सी हॉच पॉच एक्सप्लेन हुई हुई है। तो आपके पास पॉइंट सारे वो जो वहां लिखे हैं टेबल में, सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी। मेंटोर कौन होता है? मेंटोर इज समवन हु प्रोवाइड्स द मेंटी। बेसिकली जो मेंटोरिंग कर रहा होता है उसे मेंटोर कहते हैं, और जिसकी मेंटोरिंग की जा रही होती है उसे मेंटी कहते हैं। ठीक है, मेंटोरिंग के अंदर दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, मेंटोर एंड मेंटी। और कोचिंग के अंदर भी दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेनी एंड ट्रेनर, ट्रेनर एंड ट्रेनी। ठीक है, तो कोचिंग के अंदर भी दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेनर एंड ट्रेनी, और मेंटोरिंग के अंदर भी दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, मेंटोर एंड मेंटी। ठीक, तो मेंटोर जो है वो मेंटी के लिए क्या करता है? उसे करियर स्पॉन्सरशिप देता है, उसे नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स के साथ एक्सपोज करता है, उसे डायरेक्शन देता है। बेसिकली उसकी लिसनिंग पोस्ट बनता है, ही इज द लिसनिंग पोस्ट। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स मेंटोरिंग के बेसिकली बेस्ड ऑन डेवलपिंग एज अ पर्सन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, करियर प्लानिंग करता है, हेल्प यू टू रीच योर ओन पोटेंशियल, आपके पोटेंशियल को पाने में आपकी हेल्प करता है, आपके पोटेंशियल को एक्सप्लोर करता है। Mentor can be an old wise man, mentor can be a teacher, mentor can be a counselor, mentor can be a role model, a supporter, encourager, anyone. mentor कोई भी हो सकता है। पेपर में जो क्वेश्चन आया था इसके दो पार्ट थे, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आया था उसके दो पार्ट थे। पहला जो पार्ट था पेपर में जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया था व्हाट इज मेंटोरिंग, मेंटोरिंग होती क्या है, मेंटोरिंग क्या होती है, 2 मार्क्स। एंड देन हाउ a manager can be effective mentor, मैनेजर कैसे इफेक्टिव मेंटोर बन सकता है, ये 4 नंबर का पार्ट था। ठीक है, तो 2 नंबर का पहला पार्ट था जिसका आंसर आपको यहां से मिल रहा है मेंटोरिंग की डेफिनेशन से। दिस इज हाउ वी डिफाइन मेंटोरिंग। मेंटोरिंग इज टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद ट्रस्टेड एडवाइजर हु इज नॉर्मली नॉट अ पार्ट ऑफ योर रिपोर्टिंग लाइन। और दूसरा पार्ट ये है, दीज आर द टेक्निक्स, ये क्वेश्चन था पेपर में, the techniques which can be adopted by a manager so that they can play an effective role of mentors। मैनेजर्स क्या टेक्निक अडॉप्ट कर सकते हैं इफेक्टिव मेंटोरिंग करने के लिए? तो ये टेक्निक्स यहाँ पे दी गई हैं। नंबर 1, एक्टिवली मैनेजिंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को एक्टिवली मैनेज करना, मतलब ओकेजनल अनसॉलिसिटेड कॉल टू मेंटी। इसका मतलब क्या है? आपके मोबाइल पे एक फोन आ रहा है और आप मोबाइल फोन निकाल के देखते हैं और आप नंबर देख के कहते हैं किसी ऐसे दोस्त का नंबर है जो सिर्फ आपको तब फोन करेगा जब उसे कोई काम पड़ता है आपसे। एवरीवन हैज सच अ पर्सन इन देयर लाइव्स, हर एक की जिंदगी में एक ऐसा दोस्त लाजमी होता है जो सिर्फ आपको तब फोन करेगा जब उसे कोई ना कोई काम पड़ेगा। ऐसे ही है। इसी तरह मैनेजर भी सिर्फ आपको तब कॉल करेगा जब उसे आपसे कोई ना कोई काम होगा। तो फिर वो मैनेजर आपका मेंटोर नहीं है। मेंटोर होने के लिए मैनेजर को चाहिए कि आपके साथ इनफॉर्मल गपशप लगाए, ओकेजनली कभी ऐसी हालचाल पूछने के लिए भी आपको कॉल कर ले। ये चीज जो है ये एक्टिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट करती है आपकी। सो एक्टिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन हाउ क्लोज यू आर विद द मेंटी। अब मेंटी के साथ कितने करीब हैं। अनसॉलिसिटेड से मुराद है कि विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन, ओकेजनल, लाइक लाजमी नहीं कि कोई काम हो तो कॉल करनी है, ऐसी बिला वजह भी आप हालचाल पूछने के लिए भी तो कॉल कर सकते हैं ना किसी को। इसे कहते हैं अनसॉलिसिटेड कॉल। ठीक है, तो जस्ट फॉर अ कैजुअल कॉल, ठीक है, एक कैजुअल कॉल कर देना।
मेंटोर एनकरेज करता है, नर्चर करता है मेंटी को, नर्चरिंग करता है मेंटी की। नर्चर करने का मतलब होता है नशोनुमा करना, नर्चरिंग का मतलब होता है ग्रोथ में हेल्प करना, ठीक है, हेल्पिंग इन ग्रोथ। जब आप किसी की ग्रोथ में उसकी हेल्प करते हैं तो आप उसकी नशोनुमा कर रहे होते हैं, ठीक है। मेंटोर क्या करता है, अच्छा मेंटोर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इज्जत देता है और इज्जत लेता है। और अच्छा मेंटोर क्या करता है, रिस्पॉन्ड टू मेंटीज नीड, मेंटीज की स्पेसिफिक नीड्स को रिस्पॉन्ड करता है। हर इंसान की अपनी जाती नीड्स होती हैं, जाती मसाइल होते हैं। आप किसी इंसान का कोई प्रॉब्लम सुने, उसको रिस्पॉन्ड करें, उसे उसका हल बताएं, तो ये आप उसकी नीड्स को रिस्पॉन्ड करेंगे। So basically these are the 4 techniques in which a manager can be a good mentor. Exactly ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन बेसिकली पास्ट पेपर्स का ही है। ऑटम 17 की अटेम्प्ट थी। क्वेश्चन नंबर क्या था पेपर का, लेट मी शो यू द क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली। ऑटम 17 की अटेम्प्ट थी, क्वेश्चन नंबर था 5, क्वेश्चन नंबर 5 था। और 5 नंबर का जो क्वेश्चन था, अगर हाँ ये ओपन हुआ है, ओके। सो दिस वाज द, ये था जी सवाल, ये क्वेश्चन था। ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटोरिंग, 2 नंबर का पार्ट ये था। और उसके बाद अ मैनेजर आल्सो प्लेज रोल ऑफ अ मेंटोर फॉर हिज स्टाफ, ब्रीफली डिस्कस द स्टेप्स दैट मे बी टेकन बाय अ मैनेजर फॉर इफेक्टिव मेंटोरिंग ऑफ द स्टाफ, 4 नंबर का पार्ट ये था। तो अब ये सवाल पढ़ के दिल कर रहा है कि काश ये मेरे पेपर में वाला क्वेश्चन आ गया होता तो मैं 6 के 6 नंबर पूरे ले लेता। आप जब पास पेपर क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो आप बहुत टेम्प्ट होते हैं ना, उफ ये इतना आसान सवाल, ये तो मुझे आना चाहिए था। सी देखें, बिल गेट्स कहते हैं नेवर बी फ्रेंड ऑफ योर एम्प्लॉय, बट इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट गोइंग टू बी एम्पैथेटिक। फ्रेंड होने का मतलब ये है कि उसके साथ आपने फ्री नहीं होना, उसके साथ आपने इस लेवल पे उसको फ्रैंक नहीं करना कि वो आपको अंडरमाइन करना शुरू कर दे। यहाँ पे जो कहानी है वो फ्रेंडशिप से पीछे है थोड़ा, फ्रेंडशिप की तो हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की। लोग आपको इज्जत दें, आप पे ट्रस्ट करें, आप उनकी नीड्स को समझें। रिस्पेक्ट का फैक्टर और फ्रेंडशिप का फैक्टर ये 2 अलग अलग चीजें हैं, डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन देम। बिल गेट्स बिल्कुल सही कहता है कि जब आप अपने एम्प्लॉई को बहुत ज्यादा फ्रैंक कर लेंगे तो एम्प्लॉई आपकी इज्जत ही नहीं करेगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम यहाँ पे फ्रेंडशिप से एक कदम पीछे की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे एम्पैथी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपने कैसे अपने एम्प्लॉई के साथ एक पॉजिटिव वर्किंग रिलेशनशिप क्रिएट करना है कि एम्प्लॉई आपके पीठ पीछे आपको गालियां ना दे, एम्प्लॉई अब्यूज ना करे, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई ना करे, और आप दिल से आपके लिए काम करें। दैट इज द रिलेशनशिप विच वी नीड टू डेवलप, ठीक है। नहीं, जितना स्टडी टेक्स्ट में लिखा होता है नॉर्मली आपके क्वेश्चन के आंसर में उतना ही लिखा होता है। इसकी एग्जांपल ये देखें, मेंटोरिंग इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 पीपल, mentor and mentee, with the objective of professional and personal development of the mentee। जो हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ी है उसी का क्रक्स उसने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये एग्जैक्टली पास पेपर का सोल्यूशन आपके सामने है। और यहाँ देख लें, डेवलपिंग एंड मैनेजिंग मेंटोरिंग रिलेशनशिप ई.जी. गिविंग ओकेजनल इनफॉर्मल इंटरेक्शन विद द मेंटी, सिर्फ वर्डिंग चेंज कर दी है, उसने सिर्फ वर्डिंग चेंज कर दी। मोटिवेट एंड इंस्पायर, उसको उसकी इश्यूज को एड्रेस करना, म्यूचुअल रिस्पेक्ट लेके आना, यहाँ पे ऊपर वर्ड यूज हुआ है नर्चरिंग का, नर्चर करना। रिस्पॉन्डिंग टू मेंटीज नीड, आप अगर ये चारों पॉइंट्स एज इट इज भी लिख देंगे किताब वाले तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट। एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चंस के आंसर्स होते हैं वो मैक्सिमम आउटपुट को जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि जितने लोगों ने मुख्तलिफ वेज में आंसर किया है क्वेश्चन को, वो डिफरेंट वेज में जो आंसर किया गया है वो सारे के सारे इनकैप्सुलेट हो जाएं। लेकिन जो ऊपर 4 टेक्निक्स लिखी हुई हैं वो थॉरली आपके आंसर को पकड़ लेंगी और आपको 6 में से 6 नंबर मिलेंगे इसके। ओके, सो हियर वी कंक्लूड आवर फर्स्ट पार्ट। जो हमने माइंड मैप बनाया था फर्स्ट चैप्टर का, उस माइंड मैप के मुताबिक, द माइंड मैप विच वी क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट चैप्टर, बेस्ड ऑन दैट माइंड मैप, उस माइंड मैप के मुताबिक हमने हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट। हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझ ली है, हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ लिए हैं, हमने स्किल्स पढ़ लिए हैं। कल इंशाल्लाह हम ये सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे
और कल हम थेरीज पे जंप करेंगे, ठीक है। टुमारो विल बी टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, कल हम बात करेंगे लीडरशिप की। कल हम डिस्कस करेंगे लीडर्स कौन होते हैं, मैनेजर्स में और लीडर्स में फ़र्क क्या होता है, ठीक है जी। और कल हम इंशाल्लाह थेरीज पे जंप करेंगे। नहीं, थ्योरी के क्वेश्चन में फुल मार्क्स इसलिए नहीं मिलते कि जो एग्जामिनर का रिकमेंडेड सोल्यूशन है वो वर्ड टू वर्ड तो कभी भी आप कॉपी नहीं ना करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टर्म डिफरेंट हो जाएगी, तो 90% तक हाँ। लेकिन अगर इस तरह का सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर 6 में से 6 नंबर आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पुट करने की नौइयत क्या है। रिटन प्रैक्टिस की वाहिद गाइडलाइन बेटा वैस ये है कि read a question, understand it, and then try to come up with a practice. For example, अब चलें होमवर्क देता हूं मैं आपको मैं होमवर्क देता हूं। सितंबर 2015 की अटेम्प्ट का सवाल है, क्वेश्चन नंबर सितंबर 2015 की अटेम्प्ट है, टाइम मैनेजमेंट स्किल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है। टॉपिक को पढ़ के जरा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। चलें, लेट मी राइट अ फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर यू। वैसे नॉर्मली ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं चैप्टर खत्म होने के बाद दिया करता हूं, लेकिन चलें अब आपने चूंकि कह दिया है तो अ फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर योर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली इलैबोरेट द स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट एज इनंशिएटेड बाय हेनरी फेयोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये मैं देखूंगा ना, आप जरा इनको अटेम्प्ट करके जस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट देम, एंड मुझे आप जरा ये सबमिट करवाएं ना व्हाट्सएप के ऊपर रिव्यू के लिए, उसकी पिक्चर लेके भेजें, तो मैं देखूंगा फिर कि आपको आपकी अपनी लैंग्वेज कितनी अच्छी है या कितना अच्छा, कितना ज़्यादा आपने बुक से कंसल्ट किया है, वो मैं आपकी अटेम्प्ट के बाद इसको डिस्कस करूंगा। चलिए, ये 3 क्वेश्चन हैं फॉर टाइम बीइंग। बल्कि ये इनका स्नैपशॉट लेके ना ज़रा व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा, ताकि जो लोग नहीं हैं इस वक्त रेगुलर क्लास में वो भी व्हाट्सएप से देख लें इसको, ठीक है। इसका स्नैपशॉट कल तक ऑब्वियसली बिफोर टुमारोज क्लास, ये तो बड़े बेसिक से सवाल हैं, एक सफ़े पे इनके आंसर आ जाएंगे, एक सिंगल सफ़े पे इसके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर अटेम्प्ट करके बेशक व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, मैं वहीं पे पढ़ के फीडबैक दे दूंगा, ओके। तो और इसका स्नैपशॉट लेके, पिक्चर लेके ज़रा काइंडली ग्रुप पे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग नहीं हैं क्लास में वो भी देख लें, ठीक है जी। चलें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।